चलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, पोजीशंस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। वो क्या किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं? वो देते हैं पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। बट जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या करता है? पोजीशंस एज वेल एज टाइम कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो आपका क्या है कोऑर्डिनेट, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किसको मेजर करेगा? पोजीशंस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। बट जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसको मेजर करेगा? पोजीशंस एज वेल एज टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स, जो पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सिर्फ पोजीशंस ऑफ पॉइंट इन स्पेस उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसका? पोजीशंस एज वेल एज टाइम कोऑर्डिनेट्स सबका इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक फिक्स्ड इन इट, इसको बोलेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, उसके साथ हम उसके साथ क्लॉक को अटैच कर देंगे, तो वो जो आपका हो जाएगा आप सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम टुगेदर विद ए क्लॉक फिक्स्ड इन इट इज नाउन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करा हुआ है, फिर से करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो होगा आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें क्या होंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, आपका ऑल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसको आप इज स्ट्रिक्टली वैलिड इन द इनर्शियल फ्रेम, वहाँ पे वैलिड है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो रिमेन एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशंस में है तो आपका वो मोशंस में ही रहेगा अनलेस वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, मतलब देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। जब रेस्ट पे है तो आपका ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, है ना, तभी तो आपका वो विद द टाइम आपका पोजीशन नहीं चेंज करेगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस मोशंस में है और कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मीन्स उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। क्लियर? अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप अनएसिलेटेड फ्रेम भी बोलेंगे, क्योंकि आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट जो है आपका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आपका क्लॉक फिटेड है उसमें आपका मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वहाँ पे एसिलेशन से आपका क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसको आप न्यूटोनियन गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं आप। एनी अदर रेफरेंस फ्रेम मूविंग along a linear path with uniform velocity relative to inertial frame is also inertial frame। तो मान लो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आपने क्लॉक फिटेड करा हुआ है, एक और उसी के साथ हम अटैच कर लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसको भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि आपका क्या है कि आप किसी ग्राउंड पे खड़े हो। ठीक है, तो ग्राउंड जो है मतलब अपने क्लॉक, ग्राउंड पे आपने क्लॉक रख दिया। ठीक है, तो उसमें आपका पोजीशंस होगा, इनिशियल पोजीशंस हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, और आपका टाइम स्टार्ट, फिर उसके बाद आपने चलना शुरू करा। तो आप जो मूव कर रहे हो तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको भी आप क्या कंसीडर करेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट जो आपका वेलोसिटी होना चाहिए, मूवमेंट वेलोसिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, तो एन ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको आप क्या बोलेंगे? इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको आप इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलेंगे। ऑल मटेरियल बॉडी इन द यूनिवर्स इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जितनी भी आपकी ग्रेविटेशनल, जो भी आपकी बॉडीज़ हैं, जितनी भी आपकी मटेरियल बॉडी हैं, उनके बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये सबसे वीक होता है। ठीक है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज़ वेरी वीक इन नेचर। ठीक है, एंड वी कैन कंसीडर इनर्शियल फ्रेम विदाउट पेइंग एंड एनी इंटेंशन टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पे हम जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इफेक्ट को आप नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, तो उन फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ लाइज बिटवीन इंटर गैलेक्टिक स्पेस, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन टू गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज के बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है। वैक्यूम में आपका जो भी आपका
उसमें आप कुछ भी रखेंगे तो वहाँ पे जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दैट विल बी परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल में क्या होगा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो होगा आइदर इन एसोलेशंस होगा, एसोलेशंस में होगा तो इट मीन्स उसमें आपका क्या होगा, जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएंगे जिसमें आपका वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, या फिर जितने भी आपके रोटेटिंग फ्रेम है उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज़ नॉन जीरो एसोलेशंस इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी आपके एसोलेटेड फ्रेम है, ठीक है, जितने भी आपके एसोलेटेड फ्रेम है और जितने भी आपके रोटेटिंग फ्रेम है उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एसोलेशन और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस डज नॉट होल्ड्स गुड, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या बोलता है, ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, अनलेस वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। दूसरा, बॉडी आपका कॉन्टिन्यूस मोशंस में रहेगा जब तक हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तो आपका बॉडी आपका क्या है, एसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, अर्थ, अपना अर्थ जो है उसको आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका मोशंस ऑफ अर्थ जो है दैट विल बी एसिलेटेड है, रोटेटरी है, अर्थ अपना एक्सिस पे अपना रोटेट कर रहा है, तो आपके अर्थ के साथ जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच है, ठीक है, मतलब पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, एंड ए क्लॉक फिटेड ऑन इट, तो उसको आप क्या कंसिडर करेंगे, उसको आप क्या कंसिडर करेंगे, एसोलेटेड, क्योंकि आपका अर्थ भी तो एसोलेट कर रहा है, साथ साथ में वो भी एसोलेट करेगा। बट हाउएवर द एसोलेशन जो आपका है, जो एसोलेशंस ऑफ अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। कितना ऑर्डर है उसका, 6×10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एज कम्पेयर टू एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके अर्थ पे जितने भी आपके लेबोरेटरीज हैं, जिधर भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिधर भी आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है, वो जितने भी हैं लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो आपका अर्थ का आइसोलेशन है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम अर्थ पे अपने पोजीशंस पे खड़े होकर जितना भी ऑब्जर्वेशंस लेंगे, अगर हम रेस्ट पोजीशंस में हैं, वी आर नॉट मूविंग और रोटेटिंग आर सेल्फ, या फिर आप एसोलेट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे जो भी आपका कंसिडरेशंस होगा दैट विल बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। देखें, इक्वेशंस विच रिलेट पोजीशंस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल्स और इवेंट इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। ठीक है, आपको इक्वेशंस को रिलेट करना है पोजीशंस और टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल्स या फिर कोई इवेंट्स बोल सकता है इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। When these transformations are written for two inertial frame of reference under Newtonian mechanics, ठीक है, अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस को आपने लिखना है टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अंडर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो तब उस ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्या बोलेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस या नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, मतलब आपको एक्स वाई जेड और टाइम इक्वेशंस इस्टेब्लिश करनी है, बट कहाँ लिखना है आपने, फॉर टू इनर्शियल फ्रेम अंडर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश, हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसीडर कर लिए। एट टाइम सर्टन टाइम इंटरवल पे दोनों के क्या होंगे, आपके ओरिजिन कोइंसाइड करेंगे, ओ डैश कोइंसाइड करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि आपका एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस जो है आपका रेस्ट पे है और एस डैश आपका मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और किस डायरेक्शंस में, एक्स की डायरेक्शंस में आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये पी इज द पोजिशंस ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, तो इस रेस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन जो होगा दैट विल बी एक्स वाई जेड टी। ठीक है, और जो आपका मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी उसके हिसाब से आपका पोजीशन जो होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश
हम मान लेते हैं कि देखिए आपका एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, आपका एक्स जो होगा यहाँ से लेके पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक्स डैश जो होगा वो इसके ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका ओरिजिन कोइंसाइड करेगा, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल, जब टाइम इंटरवल टी होगा, जब टी डैश होगा, तो आपका क्या हुआ, ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये वाला पोजीशन एक्स है, यहाँ से लेके इसके अकॉर्डिंग पी पार्टिकल का पोजीशंस फ्रॉम ओरिजिन ओ डैश वो कितना है आपका एक्स डैश। अब देखो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। टाइम उसने मान लो टी लिया, तो आपका वो जो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका किस वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपका किसके इक्वल होगा, आपका हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब हमें भाई ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए ओ ओ डैश, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपका वी है, टाइम आपका टी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया डी आई एस प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास सारी सिस्टम है। नाउ लेट अस सी हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम इवेंट इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। ये जो हमारे लिए इवेंट है, ये पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनका पोजीशंस क्या होगा, किस तरह से ये रिलेट करते हैं, उसको हम इक्वेशन से इस्टेब्लिश करेंगे। तो टाइम टी में एस एस डैश ने कितना कवर डिस्टेंस करा टाइम टी में, वी इंटू टी, ये डिस्टेंस कवर करा। तो ओ डैश वी टी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस में। तो आपका देखो आपका ओ ए वो कितना होगा एक्स, ओ डैश ओ डैश ए वो कितना होगा एक्स डैश, आपका ओ डैश कितना होगा वी टी। तो आपका टोटल जो ओ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए। तो ओ ए हमारा आया ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए। अब ओ ए का वैल्यू पता है मुझे एक्स, ठीक है। ओ ओ डैश मुझे पता है वी टी, ओ डैश ए पता है हमें एक्स। तो हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। आपका जो एक्स डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, वी टी को इस तरफ ले आएंगे, तो एक्स डैश हमारा आया इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये हमने रिलेशंस इस्टेब्लिश कर दिया, इसको आप बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने इस्टेब्लिश करी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस बोल सकते हैं। सिमिलरली देखिए आपका सिर्फ आपका ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सिर्फ एक्स की डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सिर्फ एक्स की डायरेक्शंस में चेंज कर रहा है, वाई के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहे, ना ही जेड की डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। और टाइम जो होता है हमारा यूनिवर्सल होता है, तो जो आपका वाई डैश होगा वो वाई की इक्वल आएगा, जेड डैश जो होगा जेड की इक्वल आएगा, और टाइम जो होता है हमारा यूनिवर्सल होता है, तो टाइम भी हमारा यूनिवर्सल होगा, तो टी डैश को भी आप टी लेंगे, सिर्फ आपका एक्स जो है वो चेंज कर रहा है। देखें जैसे देर इज़ नो रिलेटिव मोशंस, आपका जो टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का रिलेटिव मोशंस हैं वो ना ही वाई की डायरेक्शंस में है ना ही जेड की डायरेक्शंस में है। तो आप वाई डैश को वाई लिखेंगे, जेड डैश को जेड लिखेंगे। और टाइम हमारा यूनिवर्सल है, टाइम इज़ एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल, ठीक है। तो वो तो इंडिपेंडेंट होगा पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आप कहीं पे भी रख लें उसको आप। तो टी डैश इज़ इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशंस इस्टेब्लिश करी हमने, ट्रांसफॉर्मेशंस इस्टेब्लिश करी हैं, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस्टेब्लिश करी हैं, तो इसको आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस बोलेंगे, ठीक है। दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अब उल्टा कर लेते हैं, आप क्या करेंगे, एस डैश को मान लें आप वो स्टेशनरी है, और एस डैश एस आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस बी अपोजिट साइड, ठीक है। तो आपका एस डैश आपका स्टेशनरी है, आपका एस डैश आपका स्टेशनरी है, और आपका ये जो एस है ये मूव कर रहा है अपोजिट साइड, ठीक है, विद वेलोसिटी कौन सा नेगेटिव, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपकी जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है उसको आप लिख सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, वेलोसिटी को आप चेंज कर लेंगे, वेलोसिटी आपका जो होगा वो किसकी इक्वल होएगा, माइनस वी टी, ठीक है, माइनस वी टी। तो आपका एक्स डैश किसकी इक्वल आएगा, एक्स प्लस वी टी। तो एक्स किसकी इक्वल होगा, एक्स डैश प्लस वी टी, ठीक है। आपका एक्स किसकी इक्वल होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, ठीक है। आपका वाई डैश आपका सॉरी वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, टी इज इक्वल टू टी डैश, क्लियर। तो इसको आप ये जो हमने उल्टा जो आपका सिचुएशंस लिया इसको आप बोलेंगे इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। तो ये
देखिए नेक्स्ट हमारा है फिक्शियस फोर्स। आपको पता है कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं, तो आपकी जो बॉडी होगी वो रेस्ट पोजीशंस पे होगी, तो इट विल एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ फोर्स विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉन एज फिक्शन फोर्स। जैसे आपको एग्जांपल दी थी मैंने लास्ट टाइम भी और अभी भी दे रहा हूँ आपको, कि आप मान लें कि आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन विल स्टार्ट टू मूव, सडनली ट्रेन विल स्टार्ट टू मूव, तो आपकी बॉडी को बैकवर्ड साइड फोर्स एक एग्जर्ट करेगा, दैट विल बी फोर्स विल बी फिक्शियस फोर्स। या फिर आपकी ट्रेन मूव कर रही है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आपका जैसे ही ट्रेन जो है अपना ब्रेक अप्लाई करेगा, तो आपको जो फोर्स जो फील होगा, है ना, वो किस तरफ होगा, आगे की तरफ, फॉरवर्ड साइड। तो वो फोर्सेस जो होगा दैट इज़ अनरियल, और उस फोर्सेस को हम बोलेंगे फिक्शियस फोर्स। तो जब भी आप रोटेटरी फ्रेम में या फिर एसिलेटेड फ्रेम में बैठे हैं, तो आप पे एक बॉडी पे एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी फिक्शियस फोर्स। तो लिखा हुआ है बॉडी लाइंग एट रेस्ट इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ फोर्स विच इज़ नॉट रियल फोर्स इज नोन एज, बट रियल फोर्स नहीं है, बट उसको बोलेंगे आप फिक्शियस फोर्स। ए फोर्स विच अपेयर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस but is zero when seen from inertial frame of reference is called as fictitious force। देखिए आप कैसा है, आपका क्या है कि जैसे ही मान लें, अब ये जो आपका है, मैं एग्जांपल से आपको इसको प्रूव करता हूँ, कि मान लें कि आपका 2 पर्सन्स है, ठीक है, 2 पर्सन्स है, तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और दूसरा जो है वो कहाँ पे है, वो है आपका ट्रेन के अंदर बैठा हुआ। अब ट्रेन जो है चलना स्टार्ट करा, ठीक है, तो दोनों पर्सन्स के लिए ट्रेन चल रहा है ना, दोनों पर्सन्स के लिए क्या है, ट्रेन चलना शुरू करा है। बट जो आपका बंदा जो है, पर्सन आपका ट्रेन के अंदर है, उस पर उसकी बॉडी में एक फोर्स लगेगा बैकवर्ड साइड, बट जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इट मीन्स जो जो बंदा आपका ट्रेन पे बैठा हुआ है उस पर फोर्स जो लगा दैट इज़ अनरियल, उसको आप फिक्शियस फोर्स बोलेंगे। ऑल्दो कंडीशंस विल बी सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए आपका ट्रेन जो है, दोनों के लिए आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट जो प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा है उस पर फोर्स कोई नहीं लगा, वो तो अपनी पोजीशन पे स्टिल वैसे ही रहेगा, ट्रेन के चलने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी पे कोई भी फ़र्क नहीं महसूस होगा। तो इट मीन्स जो आपका अनरियल फोर्सेस है वो किसकी वजह से आया, वो आया क्योंकि आपका जो पर्सन है ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो उस पर जो उसकी बॉडी पे जो नॉन रियल फोर्सेस लगी बैकवर्ड साइड या फॉरवर्ड साइड, उसको आप बोलेंगे फिक्शियस फोर्सेस। समटाइम दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सूडो फोर्सेस, सूडो फोर्सेस बोलेंगे इनको, आप नॉन इनर्शियल फोर्सेस बोल सकते हैं, आप नॉन इनर्शियल फोर्सेस बोल सकते हैं, सूडो फोर्सेस बोल सकते हैं, फिक्शियस फोर्सेस बोल सकते हैं। सिंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, एसिलेटेड फ्रेम है, एंड एसिलेटेड फ्रेम कैन बी लीनियर और एंगुलर दोनों हो सकते हैं आपके। लीनियरली भी आपका कोई भी व्हीकल एक्सेलरेट कर सकता है, और एंगुलर रोटेटरी होगा तब भी आपका एसोलेशंस हो सकता है, एसोलेशंस डी एसोलेशंस दोनों आएंगे। देयर फोर्स द फिक्शियस फोर्स अपेयर बोथ इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स आपका जो फिक्शियस फोर्स होगा, आपका ट्रांसलेशनल बिल्कुल सीधा चलना और रोटेशनल दोनों में आपको फिक्शियस फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो हम एक डिस्कस कर लेते हैं अभी, फिक्शियस फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद ट्रांसलेटरी मोशंस। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक आपका स्टेशनरी है, दूसरा आपका एसोलेटेड है। ठीक है, तो आपका स्टेशनरी है एक्स वाई जेड, दूसरा आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका वाई आया, ये जेड आया। ठीक है, तो मान लें कि टाइम टी पर ये पहुँच गया ओ डैश पोजिशंस पे। ठीक है, ओ डैश पोजिशंस पे, ओ डैश पोजिशंस पे। अब पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कंसाइड करेंगे। अब ये दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है आपका, ठीक है, मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी मान लें आप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो है ये मान लें ओ से ओ डैश पोजीशंस पे पहुंच गया, मतलब आपका ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यू हैव टू फाइंड आउट ओ डैश, है ना, तो वो किसकी, जब भी आपका एसोलेशन शुरू होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा ना, तो आपको इक्वेशंस पता है क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो कोई भी चीज़ आपका जब एसोलेशन करना शुरू करता है तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, क्योंकि बाहर से तो फोर्स लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा, तो आपका ओ डैश किसकी इक्वल आएगा, हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखिए आपने ये पी इज़ द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशंस है
आर डैश वेक्टर, इसके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसको हमने कंसीडर कर लिया आर वेक्टर, ठीक है। तो ओ डैश हमारे पास क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कंडीशंस ले रहे हैं, कंसीडर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद ओरिजिन ओ, एक हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। लेट एस डैश जो है आपका वो कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद ओरिजिन ओ डैश, ठीक है, विच इज एसिलेटेड यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, एसिलेशन इसमें आ रहा है। और एसिलेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है आपका, किस डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स की डायरेक्शन में। टाइम जब आपका टाइम वैसे जीरो नहीं होता, बट हमने इनिशियल टाइम ले लिया कि हाँ जी जीरो से हमने क्लॉक स्टार्ट करा, तो ओरिजिन जोनों के कंसाइड करेंगे, ठीक है। तो सपोज अब आपका एस डैश जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन आफ्टर टी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, अभी करा हमने ओ डैश वेक्टर जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपका पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, ठीक है। लेट उसके पोजीशंस वेक्टर जो हैं आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर्स, ठीक है, वो आपके पोजीशंस वेक्टर हैं टाइम टी पे, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेम एस और एस डैश। अब ओपी आपका किसकी, ओपी आपका वेक्टर जो होगा आर वेक्टर की इक्वल होगा, ओ डैश पी किसकी इक्वल होगा, आर डैश वेक्टर्स, ठीक है। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाएं, आपको पता है कौन से इसमें कौन से वेक्टर्स जो ऐड होंगे, जो वेक्टर्स इन ऑर्डर हैं, देखिए आपका ये और ये इन ऑर्डर है और ये आपका अपोजिट ऑर्डर में है बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस, क्योंकि आपको हेड और टेल्स को कंबाइन करना होता है, तो इसका हेड है और इसका टेल, क्योंकि ये ओ डैश और ओ पी ये आपके ऑर्डर में हैं और ये आपका अपोजिट ऑर्डर में है। तो बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस वी हैव ओ डैश प्लस ओ डैश पी किसकी इक्वल होगा, ओ पी की इक्वल होगा। तो वहीं से आप ओपी निकाल सकते हैं, ओपी किसकी इक्वल है, ओ डैश प्लस ओ डैश पी। तो आपका ओपी किसकी इक्वल है, आपका ओपी हमारा है आर वेक्टर की इक्वल, ओ डैश हमने फाइंड आउट करा हाफ ए टी स्क्वेयर, ओ डैश पी हमने फाइंड आउट करा आर वेक्टर, ठीक है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर बाई डी टी, एसोलेशन आपका यूनिफॉर्म है, क्योंकि एसोलेशन यूनिफॉर्म है तो आपका डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वेयर का होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ट्वाइस ऑफ टी डी आर वेक्टर डैश बाई डी टी। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, आप अगेन डिफ्रेंसिएशन करें, तो डी स्क्वेयर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है। अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एसिलेशन यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट है, 1/2 भी आपका कांस्टेंट है, तो ट्वाइस ऑफ टी की जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमारे पास 2 आएगा, तो 2 के साथ 2 आपका कैंसिल, वी हैव एसिलेशन प्लस डी स्क्वेयर आर डैश बाई डी टी स्क्वेयर। तो ये जो आपका है ये एसिलेशन निकला किसका, स्टेशनरी का, है ना, ये मतलब एसिलेशन निकला अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी, मतलब आपका इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस इज एसिलेशन। और ये जो आपका एसिलेशन निकला अकॉर्डिंग टू आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए एस डैश आर द एसिलेशंस ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम एस एंड एस डैश। अब हम कर लेते हैं मास ऑफ पार्टिकल, हम मान लेते हैं कि जो आपका पार्टिकल पी पोजीशंस पे है उसका मास एम है, तो एम से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, एम ए एस वेक्टर m mass into oscillations plus mass into oscillations in accordance with the non inertial frame of reference। तो ये क्या है, फोर्स, ठीक है, मास इंटू oscillations हमारा फोर्स होता है इन अकॉर्डेंस विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी ये फोर्स आपका निकला अकॉर्डिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका फोर्स है, और ये जो आपका फोर्स है दैट इज इन अकॉर्डिंग्स विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नाउ द फ्रेम एस इज गिवन टू बी inertial, ठीक है, सो इफ वी सपोज दैट द पार्टिकल p इज आइसोलेटेड, ठीक है, हम क्या करते हैं कि पार्टिकल जो है आपका p पोजीशंस पे क्या आपका आइसोलेटेड है, देन नो रियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि जो आपका इनर्शियल फोर्स के अकॉर्डिंग आपका पार्टिकल p अगर आइसोलेटेड है मतलब देयर इज़ नो फोर्सेस एक्ट ऑन इट, ठीक है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ना कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका एफ एस जो होगा, देखो ये फोर्स, क्योंकि आपका अभी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस करा था कि अकॉर्डिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है, कोई फोर्स नहीं, देयर इज़ नो अनरियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपका अगर पार्टिकल आइसोलेटेड है तो अकॉर्डिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एफ एस क्या होगा, ज़ीरो, तो इट मीन्स आपका ये ज़ीरो आया, तो वी हैव एफ इज इक्वल टू माइनस एफ एस डैश, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि इन द फ्रेम एस डैश the particle p will appear to experience a force minus f, ठीक है, दो although
दीज फोर्सेस जो है नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ऑल्दो उस पर कोई भी फोर्स, हम कोई भी धक्का नहीं दे रहे उसको, ना कुछ दे रहे हैं, बट ड्यू टू एक्सेलेशंस ऑफ एस डैश फ्रेम, उस पर एक फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कैसा है? अनरियल, क्योंकि बाहर से हम कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, बट उस पर कोई ना कोई वो जो आपका पार्टिकल है पी पोजिशंस पे, वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट विल बी माइनस एफ। ऑल्दो दीज फोर्सेज आर नॉट रियल, बट ये फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? फिक्शियस फोर्सेस बोलेंगे। और कौन सा बोलेंगे आप? सूडो फोर्सेस बोल सकते हैं आप। क्लियर है? तो दिस force is not due to interactions with other particles. It arises due to the oscillations of a frame S dash, and it is therefore fictitious force. This fictitious force has not applied from outside. बाहर से कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, but arise because of coordinate system chosen and is therefore a non-inertial frame of reference. Clear?